हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ा जीएस क्लासेज में। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को करंट की श्रृंखला बहुत ही अच्छी लग रही होगी। हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई लेबर कॉन्जेंटल अमरोसिस क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एलसीए। एलसीए भी बोलते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में, लेबर कॉन्जेंटल अमरोसिस। तो ये एक प्रकार का दुर्लभ आनुवंशिक नेत्र विकार है। ये आंखों की एक विकार है, आंखों का एक प्रकार का। तो शोधकर्ताओं ने लेबर कॉन्जेंटल अमरोसिस एलसीए वाले व्यक्तियों में दृष्टि बहाल करने के लिए CPRISPR Cas9 का उपयोग किया, जो एक दुर्लभ आनुवंशिक नेत्र विकार है जो जन्म से अंधापन का कारण बनता है। एलसीए 40,000 लोगों में से एक को प्रभावित करता है। एलसीए मतलब हमने पहले बता दिया आपको, लेबर कॉन्जेंटल अमरोसिस। नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं। ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस प्रजाति से संबंधित है? यह कैटफिश से संबंधित है। तो ICAR-NBGFR ने अरुणाचल प्रदेश की ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तुंग स्ट्रीम में एक नई कैटफिश प्रजाति ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई की खोज किया है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है किस नदी में, तो कहाँ पे? तो यह अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे, यह अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तुंग स्ट्रीम तुंग स्ट्रीम में एक नई कैटफिश प्रजाति पाई गई है, जिसका क्या नाम है? ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई। आगे देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, स्पेन और फ्रांस के बीच इन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है कौन? पाइरेनीस पर्वत। हाल ही में खबरों में रहा था, इसलिए इसको ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने निजी बातचीत के लिए पाइरेनीस टूरमलेट पास पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी की। आगे देखेंगे, पाइरेनीज स्पेन और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है जो भूमध्य सागर से अटलांटिक तक 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। कौन सा दिन विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिसेंट दिवस अपनी तरह के सबसे बड़े IFRC सहित इन मानवीय समाजों के प्रयासों का सम्मान करता है। 1938 में रेड क्रॉस के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से शुरू होकर यह तारीख रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्म का प्रतीक है। किसका? जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्म का प्रतीक है, जो रेड क्रॉस के कौन थे? संस्थापक थे। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट नाइल बुखार के लिए अलर्ट जारी किया है? तो केरल ने वेस्ट नाइल बुखार के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने मच्छर नियंत्रण उपायों को बढ़ाने का आदेश दिया है। आगे देखेंगे, केरल में 2011 में वेस्ट नाइल का पहला मामला दर्ज किया गया और 2022 में पहली मौत हो गई। 1937 में युगांडा में पाया गया। यह वायरस मुख्य रूप से पक्षियों को संक्रमित करता है और प्रवासी पक्षियों के माध्यम से फैलता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? तो यहाँ पे देखेंगे, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून जो पारित किया है यूरोपीय संघ ने। किसने? यूरोपीय संघ ने ऐसा कानून बनाया है। इस कानून में महिलाओं से जबरदस्ती शादी करना, निपटारा और उनका लैंगिक शोषण, ये सभी इसमें कानून में शामिल हैं। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए कानून को पास किया इन्होंने। यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून बनाया है। आगे देखते हैं, हाल ही में खबरों में रही हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह यमुना की सहायक नदी है, हिंडन नदी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UPPSCB को हिंडन नदी प्रदूषण पर 2 सप्ताह के भीतर एक अतिरिक्त रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले नगर निकायों के खिलाफ कार्रवाई का विवरण दिया गया है। हिंडन यमुना की एक सहायक नदी है जो सहारनपुर से नोएडा तक 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। आगे चलते हैं, हाल ही में मोहम्मद इदरीस डेबी को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो चाड का राष्ट्रपति इन्हें चुना गया। चाड के सैन्य तानाशाह और अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो ने 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीता। उन्होंने अपने पिता राष्ट्रपति इदरीस डेबी की विद्रोहियों द्वारा हत्या के बाद 2021 में सत्ता संभाली थी। सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य, यह असम में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने असम के मुख्य सचिव से सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने की मांग की है। 1998 में स्थापित अभयारण्य असम के सोनितपुर जिले में ग्रेट हिमालयन रेंज के निकट स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में स्थापना हुई थी। तो ये असम के सोनितपुर जिले में, कहाँ पे? सोनितपुर जिले में ग्रेट हिमालयन रेंज के निकट स्थित है। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क जेजीसी की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक हुई थी लद्दाख में। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक 6 से 7 मई 2024 को लेह लद्दाख में आयोजित की गई। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में कृषि भवन में एक कृषि आईसीसी लॉन्च किया है। यह पहल सूचित कृषि निर्णय लेने के लिए एआई, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जैसी तकनीक का उपयोग करती है। एजेंडा 2063 को हाल ही में समाचारों में देखा गया किस संगठन से संबंधित है? तो यह अफ्रीकी संघ से संबंधित है। एजेंडा 2063 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, यह अफ्रीकी संघ से संबंधित है। 55 सदस्य देशों वाले अफ्रीकी संघ ने दक्षिणी गाजा के राफा में इजरायली सेना की घुसपैठ की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष की घातक वृद्धि को रोकने का आग्रह किया है। हाल ही में किस राज्य ने जंगल की आग को रोकने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार के पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान का उद्देश्य जंगल की आग से निपटना है। हाल ही में भारत और भूटान की 5वीं संयुक्त सीमा शुरू, अच्छा ये हो गया है। पीएम वन लाइनर प्रश्न देखते हैं। पीएम मोदी ने महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी, तो यह कब दिया इन्होंने? 9 मई को। महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई गई? 9 मई को मनाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 2024 8 मई को मनाई गई। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। जिम्बाब्वे ने हाल ही में अपनी नई मुद्रा जारी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिल्म निर्माता संगीत शिवन ने 8 मई 2024 को अंतिम सांस ली। वैज्ञानिकों ने मैक्सिको में दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का अनावरण किया। मैक्सिको में दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का अनावरण किया। बजाज ऑटो दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल के साथ परिवहन में क्रांति लाने के लिए तैयार है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए अफ्रीकी देश नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। सुजय रैना को वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने भारत में नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। ये लाइन याद रखेंगे। सुजय रैना को वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने भारत में नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। संजीव नौटियाल ने 1 जुलाई 2024 को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत और मोल्दोवा ने राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। यूरोपीय संघ और भारत ने नई दिल्ली में 14वीं आतंकवाद विरोधी वार्ता आयोजित की है। ये ध्यान रखेंगे, यूरोपीय संघ और भारत ने नई दिल्ली में 14वीं आतंकवाद विरोधी वार्ता आयोजित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस 2024 10 मई को मनाया गया, यानी कि 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस मनाया जाता है। श्रीलंका ने हाल ही में भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की समय सीमा 11 नवंबर 2024 तक बढ़ा दी है। के मिस्त्री को एचडीएफसी लाइफ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अमेरिकन एक्सप्रेस ने गुरुग्राम में 1 मिलियन वर्ग फुट के परिसर के उद्घाटन की घोषणा की है। भारत ने हाल ही में 9 मई 2024 मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में होगी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में होगी। अगला देखेंगे। सोलोमन द्वीप ने चीन समर्थक नेता जेरेमिया मानेलो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किसने किया है? सोलोमन द्वीप ने। नए प्रधानमंत्री कौन है? जेरेमिया मानेले। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की जो सीरीज है आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? ऑप्शन है 4 मई, 5 मई, 6 मई या 7 मई। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी 5 मई को ज्ञानी जैल सिंह की जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है।
तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को उनकी जयंती 5 मई 2024 पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनका जन्म जरनैल सिंह के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर जैल सिंह रख लिया था। ज्ञानी जैल सिंह ने 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो ये क्रम जरूर याद रखेंगे। ये तो सभी जानेंगे कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की 5 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में 5 मई को ज्ञानी जैल सिंह की जयंती मनाई गई, वो किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो वो 7वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके थे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कैटरीना कैफ, करीना कपूर खान, प्रियंका चोपड़ा या अनुष्का शर्मा। तो राइट आंसर होगा करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करीना कपूर साल 2014 से यूनिसेफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर काम किया है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 2 बार। तो 2 बार वो अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। तीसरी बार उनकी ये तीसरी अंतरिक्ष यात्रा होने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की पहली चालक दर परीक्षण उड़ान में पायलट के रूप में तीसरी बार अंतरिक्ष में तीसरी बार देखेंगे, 2 बार पहले कर चुके हैं, इनका ये तीसरा टाइम है। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। बोइंग का स्टार लाइनर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा। 58 वर्षीय विलियम्स के साथ बुच बिलमोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। तो देखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है कि सुनीता विलियम के साथ अंतरिक्ष यात्री कौन जा रहे हैं? तो बिलमोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा करेंगे। कौन जा रहे हैं? बुच बिलमोर। तो 2 लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर, ये दोनों साथ में उड़ान भरेंगे। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? 20, 23, 26 या 30। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 23 है। 23 निकायों को आमंत्रित किया गया है। तो आइए बात करते हैं। निर्वाचन आयोग ने देश में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम आईईवीपी के तहत 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया गया है। इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के सदस्य भी शामिल हैं। तो कुल 23 देशों के चुनाव प्रबंधन के निकायों को शामिल किया गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर होगा बांग्लादेश में किया जाएगा आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आगामी महिला T20 विश्व कप 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण होगा। कौन सा होगा? 9वां संस्करण, जो 3 से 20 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 159वां स्थान है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार देखें तो भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक स्कोर 2024 में 36.62 से घटकर 31.28 हो गया है। यह वार्षिक रिपोर्ट 180 देशों में पत्रकारिता की स्वतंत्रता का आकलन करती है। दूसरों की गिरावट के कारण भारत की रैंक 161 से सुधरकर 159 हो गई है। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग E6 प्रोब लॉन्च किया है? तो उत्तर होगा चीन ने। चीन ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से नमूने इकट्ठा करने के लिए चांग E6 जांच लॉन्च किया है। पहले केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर ने, यानी कि रूस ने चंद्र नमूने एकत्र किए थे सभी निकट बच्चे से। तो यूएसएसआर का मतलब रूस की बात की जा रही है। आगे देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित भद्रा टाइगर रिजर्व में सफारी आगंतुकों में वृद्धि देखी गई है। पर्यटकों को इस पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में सावधानी से चलना चाहिए। 1998 में भारत का 25वां प्रोजेक्ट टाइगर साइट घोषित इस रिजर्व में हाथियों और विविध जीवों के साथ साथ बाघों की एक महत्वपूर्ण आबादी भी रहती है। हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में नई दिल्ली में अपनी 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के बढ़ते दायरे पर संतोष व्यक्त किया। भारत हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुआ? तो नाइजीरिया यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत और नाइजीरिया द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते में तेजी लाने पर सहमत हुए। व्यापार निपटान भारतीय रुपये और नाइजीरियाई नायरा में होगा। वन लाइनर देखते हैं। सोलोमन द्वीप ने चीन समर्थक नेता जेरेमिया मानिले को नया प्रधानमंत्री चुना है। भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में होगी। आगे देखेंगे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान और गुजरात में अपनी 750 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण हासिल किया है। अनुभवी राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया हाल ही में। और आईआईटी पटना को भारत सरकार द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको पता है कि मेरी हैबिट है, मैं ऑफलाइन क्लास में रहूँ चाहे ऑनलाइन क्लास में रहूँ, मैं कभी भी बकवास नहीं करता फालतू की, बस कंटेंट और टॉपिक पर ही बात करता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों अच्छा लगा होगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।